नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें दिखाने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में बढ़ते सियासी अदम इस्तेहकाम के अलावा मुआशी और समाजी सूरत हाल पर रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे। लेकिन इन सब का आगाज करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। इमरान खान हुकूमत की इत्तेहादी बीएनपी के चीफ ने किया अलहदगी का ऐलान। पाकिस्तान के वफाकी बजट को गरीबों का मुआशी कत्ल बता रहे हैं अपोजिशन लीडरान। और मौलाना फजलुर रहमान ने लगाए पाकिस्तानी फौज और पीएम इमरान खान पर संगीन इल्जाम। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं उस सनसनीखेज खबर का जिसने पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी हां, पाकिस्तान के सियासी हलकों में भूचाल लाने वाली सबसे बड़ी खबर इमरान खान की हुकूमत की इत्तेहादी जमात बीएनपी के चेयरमैन सरदार अख्तर खान मेंगल की जानिब से किया गया ऐलान है, जिसमें उन्होंने इमरान खान की हुक्मरान जमात पीटीआई के साथ मुआहदा खत्म करके सियासी हिमायत से दस्तबरदार होने का दो टूक ऐलान कर दिया है। हमारे लिए ऐवान हुकूमत के इत्यादि इतनी अहमियत के हामिल नहीं। जब हम असेंबली से इस्तीफे दे सकते हैं तो हुकूमत के इत्यादि से भी हम दस्तबरदार हो सकते हैं, जिस हुकूमत में हमारी इज्जत महफूज ना हो। और जहां पर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे, आज भी एहतजाज हो रहा है। हम यहां पर कानून साजी करने आते हैं लेकिन एक प्रोटेक्शन ऑर्डर भी हम जारी नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में इस ऐवानों में फिर बैठने की हमारी और आपकी जरूरत क्या है। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत को बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर को लेकर इत्तेहादी पार्टी बीएनपी के चेयरमैन सरदार अख्तर खान बार बार खबरदार करते रहे, लेकिन बलूचिस्तान में खवातीन और बच्चों के साथ जालिमाना सुलूक कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ रहा है। लिहाजा बीएनपी के चेयरमैन अख्तर मेंगल को इमरान खान की हुकूमत की सियासी हिमायत से दस्तबरदार होने का ऐलान करके सियासी हलकों में भूचाल ला दिया। हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को। उनको शायद हमारी जरूरत नहीं थी, तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूं। खास बात ये रही कि बीएनपी के चेयरमैन सरदार अख्तर मेंगल ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुकूमत की हिमायत छोड़ने का ऐलान पार्लियामेंट में 17 जून को बजट पर बहस तकारीर के दौरान किया। इस मौके पर मेंगल ने कहा कि जब तक पाकिस्तान में वोट चोरी करके जाली हुकूमतें मुसल्लत करने का दस्तूर खत्म नहीं होगा, तब तक कोई भी बजट पाकिस्तान में गरीबों और महकूमों में बेइत्मीनानी दूर नहीं कर पाएगा। ये तमाम उस वक्त मुमकिन है जब अवाम के हकीकी नुमाइंदगी का हक रखने वाले फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत जो है मुंतखब होके आए, जिनको अवाम का दर्द हो, जो अवाम की मजबूरियों का उनको एहसास हो, जिनको अवाम की मुसीबतों का एहसास हो। बैठे बैठे सुबह हम उठे, रात को रिजल्ट, सुबह सवेरे रिजल्ट आ गया और जी वो जीत गया, उनको एहसास कभी नहीं होगा। जो नंगे पांव उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पॉलिटिकल स्ट्रगल जिन्होंने किए, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की जानें गंवाई हैं, जिन्होंने अपनी कौम की जानें गंवाई हैं, उनको यह एहसास होगा कि बजट की अहमियत क्या है। बीएनपी के चेयरमैन अख्तर मेंगल इससे पहले भी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ते जुल्म जबर को लेकर
पार्लियामेंट में एहतजाजी मुजाहरे तक करते आए हैं। मेंगल ने बताया कि अभी तक बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकार ही बेगुनाह बलोच खवातीन और बच्चों को झूठे मामलों में फंसाकर अगवा बराए ज्यादती का शिकार बना रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तानी फौज और ISI के पाले हुए दहशतगर्द तक बलूचिस्तान में घरों पर धावा बोल रहे हैं और बलूचों की चार दीवारी और चादर का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। कुछ लोग मुसल्लह होकर किसी के घर में घुस जाते हैं और वहां पर मौजूद वो खातून जब रेजिस्ट करती है उसको गोली मारकर हलाक कर दिया जाता है और उसके साथ साथ उसकी बच्ची को जख्मी किया जाता है, 4 साल बच्ची। पार्लियामेंट में अख्तर खान मेंगल ने सिर्फ बलूचिस्तान में हाल ही में कत्ल हुई खातून और शदीद तौर पर जख्मी 4 बरस की बच्ची की तस्वीरें ही नहीं दिखाईं, बल्कि हमलावर दहशतगर्दों की तस्वीरें भी दिखाईं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इन खतरनाक दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रही है। उन दहशतगर्दों की तस्वीरें ये सिर्फ एक जिला नहीं है, बलूचिस्तान के हर जिले में इस तरह के दहशतगर्द पाले गए हैं। कुछ ऐसे डेथ स्क्वाड बनाए गए हैं बलूचिस्तान में जिनको फाइनेंस किया जा रहा है और उनको पाला जा रहा है। किसके खिलाफ? इनको जो हथियारों से लैस किया जा रहा है, क्या उनको कश्मीर फतेह करने के लिए भेजा जा रहा है या फिर एक बार फिर अफगानिस्तान में खूनी जो खेल खेलने के लिए जा रहा है? नहीं, इनको सिर्फ उन पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है जो सियासी तौर पर अपनी जद्दोजहद करना चाहते हैं। BNP के चेयरमैन अख्तर मेंगल ने बताया कि ईरान, अफगानिस्तान और भारत जैसे पड़ोसी मुल्कों की सरहद से लगे इलाकों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से खतरनाक दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की सच्चाई दुनिया भर में वाज़ेह हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने अब बलूचिस्तान में अलहदगी की लहर को दबाने के लिए भी अपने पाले हुए दहशतगर्दों के जरिए खौफ और दहशत का खूनी खेल तेज कर दिया है और बलूचिस्तान में कत्लो गारतगिरी के लिए मुर्दे इल्जाम बैरूनी एजेंसियों को ठहरा रही है। बलूचिस्तान का शायद ही कोई ऐसा जिला बचा हो जहाँ पे कई बच्चों को यतीम न किया गया हो, कईयों की गोदें उजाड़ नहीं दी गई है, कई इलाकों में इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुए हैं, वो तमाम की तमाम इन्हीं दहशतगर्दों के हाथों से। तो मेरी ये गुजारिश है उन हुक्मरानों से कि कब तक बलूचिस्तान के मासूम लोगों से ये खेल खेला जाएगा। उनको मुसल्लह करके बलूचिस्तान के नौजवानों को कत्लेआम किया जा रहा है। अब हम इस पर अगर मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि इनको मैं रा का एजेंट कहूं या इनको मैं मुसाद का एजेंट कहूं, जिनको लाइसेंस टू किल दिया गया है कि हर शहरी अबडक्शन, ड्रग स्मगलिंग, लोगों को अगवा करना, इलाके के लोगों से जो कारोबारी लोग हैं उनसे बत्ता लेना। बलूचिस्तान में मुकीम दहशतगर्दों की जिनसी हवस के लिए क्वेटा यूनिवर्सिटी की बलोच और पख्तून तालिबात को खुफिया कैमरों के जरिए खौफो हिरासा करने की घिनौनी साजिशों का जिक्र भी किया BNP के चेयरमैन अख्तर मेंगल ने कहा कि बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी जैसे आला तालीमी इदारों में बलूच और पख्तून तालिबात के जिनसी इस्तेसाल और आज़ादी के लिए आवाज उठाने वाले सियासी कारकुनों के जबरन अगवा बराए कत्ल को रोकने के लिए पाकिस्तानी फौज की पुष्टपनाही वाली इमरान खान की हुकूमत से बाहिनी मुआहदे किए ताकि बलूचिस्तान में रियासती मजालिम और फौजी बर्बरियत में कमी आ सके। लेकिन इमरान खान की हुकूमत बाहिनी मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए फरेबी वायदे ही करती रही। यही वजह है कि पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों के दरमियान रूठने मनाने का सिलसिला तवील अरसे से जारी है। इससे पहले इमरान खान की वादा खिलाफी और फरेबी फितरत को लेकर MQM, GDP और PML काफ जैसी पार्टियों के साथ इख्तलाफात बढ़ने के हकायक भी सामने आए,
लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की पुष्ट पनाही के सबब इमरान खान की हुकूमत इत्तेहादी जमातों को अपने पाले में बनाए रखने में कामयाब रही। अब बात पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की जानिब से पेश किए गए सालाना वफाकी बजट की। पाकिस्तान में 2 साल पहले इख्तदार में आई इमरान खान की हुकूमत यूं तो 4-5 बजट मंजूर करा चुकी है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने दूसरे बरस में ही मनफी GDP वाला आम बजट पेश करके पाकिस्तानी अवाम की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों ने माली बरस 2020-21 के लिए पेश करदा बजट को नामंजूर करते हुए सियासी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में 1 जुलाई से शुरू होने वाला माली बरस 2020-21 का बजट पेश कर दिया गया, लेकिन वफाकी वज़ीर बराए सन्नत व पैदावार हम्माद अजहर की जानिब से कोविड-19 की आड़ लेकर पेश किए गए मनफी GDP वाले बजट को पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने कहा कि इख्तिदार के नशे में गाफिल वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत हर मोर्चे पर नाकाम हो चुकी है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार कर रही है। अपोजिशन की तरफ से सवालात उठाए गए और एक अमूमी जवाब जो आजकल हुकूमत के अराकीन वज़रा वो हर फोरम पर दे रहे हैं कि हमें कोरोना का मसला हो गया है। तो जनाब डिप्टी स्पीकर, आपको तो कोरोना का मसला हो गया है और कोविड-19 का मसला है। हमें 2018 से कोविड-18 और कोविड-19 दोनों का सामना है। जिस तरह जबरन आपको पूरे मुल्क पर मुसल्लत किया गया, चलो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद आप अपनी अहलियत इक्तिसादी हवाले से तो दिखाते, तालीमी हवाले से तो दिखाते, सेहत के हवाले से तो दिखाते। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में माली बरस 2020-21 की बजट तकारीर के दौरान पुरजोर एहतजाज किया गया। मुश्तरका तौर पर सरापा एहतजाज अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडरान ने चीनी और आटे बोरानों में मुलव्विस इमरान खान की हुकूमत के बजट को गरीब पाकिस्तानियों के मुआशी कत्लेआम का बजट करार दिया। लॉकडाउन से पहले, कोविड से पहले कोई 10 लाख लोग बेरोजगार हो चुके थे इस पीरियड में। 10 लाख तब हुए, उसके बाद तो खैर माशाअल्लाह कारकर्दगी ऐसी रही कि उस पे बात ही नहीं की जानी चाहिए। और उसके बाद ग्रोथ आपकी जो है वो पिछले साल वो 5.5% पे वो डार्क एजेस और पिछली हुकूमत की गलतकारियां जो हैं वो 5.5% ग्रोथ पे छोड़ के गए। आपने पिछले साल 1.9% पर उसको ले आए और माशाल्लाह इस साल -0.4% पे है, जुलाई थ्रू मार्च। इमरान खान की तानाशाही हुकूमत की जानिब से बजट में NFC अवार्ड में कटौती को 18वीं आईनी तरामीम के तहत हासिल छोटे सूबों को खुद मुख्तारी के हक से महरूम करने की सोची समझी मंसूबाबंदी बताया अपोजिशन जमातों ने। 1947 से लेकर अभी तक इस फेडरेशन को मुत्तहद रखने के लिए वाहिद एक अमल जो हुआ है जिसने छोटे सूबों की ग्रीवेंसेस को कुछ हद तक एड्रेस किया है वो 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम को छेड़ने के जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं।
میں آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ 18ویں ترمیم کے بغیر اس فیڈریشن کا چلنا شاید مشکل ہو جائے. یہ انتہائی نازک مسائل کو اس وقت چھیڑا جا رہا ہے جب ہم ایک عالمی وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہمیں ایک عالمی وبا کا سامنا ہے. تو یہ NFC کی جو ڈسٹریبیوشن میں جو رد و بدل کیا گیا ہے اس کے ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں. پاکستان کی حزب اختلاف کی سب سے بڑی پارٹی PML نواز کی لیڈر روبینہ خالد نے ایک بار پھر اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے مل کر عمران خان کی حکومت کے خلاف سیاسی مورچہ بندی کرنے کا واضح اشارہ کر دیا. کیونکہ ایک طرف پاکستانی عوام میں عمران خان کی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بے قابو بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کو لے کر غم و غصے کی لہر شدت اختیار کر رہی ہے، دوسری طرف پاکستان میں عمران خان کی حکومت کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے سبب سیاسی اور معاشی بحران مزید گہراتے جا رہے ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستانی فوج اور عمران خان کے خلاف مولانا فضل الرحمان کے الزامات. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ کا. خبریں پاکستانی اخباروں سے سیگمنٹ میں پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر سرسری نظر ڈالنے کا. پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں ہارٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹر پر CTD یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار کی جانب سے فائرنگ کیے جانے کی خبر کو اخباروں میں سرخیاں بنایا گیا. خبروں کے مطابق کراچی کے ہارٹ ہاسپٹل میں CTD کا اہلکار مریض بن کر آیا تھا اور اس نے ڈاکٹر سے نیند کی گولیوں کی مانگ کی، لیکن ڈاکٹر کی جانب سے نیند کی گولیاں دینے سے انکار کرنے پر اس نے غصے میں ڈاکٹر پر فائرنگ کر دی. اس فائرنگ کے نتیجے میں 2 گولیاں لگنے سے ڈاکٹر شدید طور پر زخمی ہو گیا. تاہم اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی، لیکن بعد میں CTD کے اہلکار کو ذہنی مریض بتا کر کوئی معاملہ درج نہیں کیا گیا. پاکستان میں عمران خان کی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خلاف منی لانڈرنگ اور بے نامی جائیدادوں کے بارے میں دائر صدارتی ریفرنس کو قلعدم قرار دیے جانے کی خبر کو اخباروں میں سرخیاں بنایا گیا. خبروں کے مطابق صدارتی ریفرنس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر منی لانڈرنگ کے ذریعے لندن میں اپنی اہلیہ اور بچوں کے نام جائیدادیں خریدنے کے الزامات لگائے گئے تھے، لیکن سپریم کورٹ کی 10 رکونی بینچ نے کوئی ثبوت نہ دیے جانے پر ریفرنس کو خارج کر دیا. پاکستان کی وکلا تنظیموں نے اس فیصلے کو عمران خان کی تاناشاہی حکومت کی شکست بتاتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کی. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے حزب مخالف پارٹی PPP کے سیاسی گرد سندھ صوبے کے ہنگامی دورے کی خبریں اخباروں میں سرخیوں میں چھائی رہیں. خبروں کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کے علاوہ بھٹو خاندان کے آبائی شہر لرکانہ کا بھی مختصر دورہ کیا. لرکانہ میں وزیر اعظم عمران خان نے احساس پروگرام کے تحت مالی امداد بانٹنے والے سینٹر کا معائنہ کیا اور کراچی میں سندھ صوبے کے گورنر عمران اسماعیل کے علاوہ PTI کے لیڈروں کے ساتھ سیاسی تبادلہ خیال کیا. لیکن سندھ میں PPP کی صوبائی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کے اس دورے کے پیچھے سیاسی سازشیں کار فرما ہونے کے الزامات لگائے. ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے پاکستانی حکومت کو کووڈ-19 پر قابو پانے کے لیے $1.5 ارب کا قرضہ دینے کے معاہدے کی خبر اخباروں میں سرخیوں میں چھائی رہی. خبروں کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں ہوئے اس معاہدے کے تحت تینوں بینک جلدی $50 کروڑ کی رقم فراہم کریں گی. پاکستانی روپے میں رقم تقریباً 227 کروڑ ہوگی. عالمی بینکوں نے رقم پاکستان میں کورونا وائرس جیسی عالمی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے اور متاثرہ مریضوں کی جان بچانے کے لیے مہیا کرائی ہے. آخر میں رخ کرتے ہیں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان کی شدت پسند تنظیم JUI کے چیف مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کیے گئے سنسنی خیز انکشافات کا. پشاور میں خیبر پختونخوا صوبے کی سیاسی جماعتوں اور تاجر تنظیموں کے لیڈران سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے پاکستانی فوج
اور اس کے کٹپتلی وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی پر سنگین سیاسی الزامات لگائے۔ یہ مناظر ہیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کا سیاسی گڑھ مانے جانے والے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور کے۔ خیبر پختونخوا صوبے میں پی ٹی آئی 2013 سے مسلسل حکمرانی کر رہی ہے، لیکن پاکستان کی شدت پسند سیاسی جماعت جے یو آئی یعنی جمعیت علماء اسلام کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان نے پشاور میں خیبر پختونخوا صوبے کی تمام اپوزیشن جماعتوں اور تاظر تنظیموں کے اجلاسوں میں خصوصی شرکت کی اور ان اجلاسوں سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی کٹپتلی عمران خان کی حکومت پر مغربی ملکوں کے ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے سنگین الزامات لگائے۔ آج شاید میں پہلی مرتبہ آپ کے اس ماحول میں اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ جب 2013 کا الیکشن ہوا اور یہاں ایک صوبائی حکومت بنی تو میں بہت کچھ سمجھ بھی رہا تھا اور بہت کچھ دیکھ بھی رہا تھا۔ اور میرے کرب سے ریاستی ادارے واقف تھے۔ چنانچہ یہاں اسی مرکز میں میرے پاس ایک وفد آیا۔ اب باہر سے پیسہ آئے گا اور بہت زیادہ پیسہ آئے گا اور گلی کوچے تک جائے گا اور آپ کی مسجد تک اور مسجد کے مولوی تک جائے گا۔ اور مجھے مخاطب کر کے کہا مولانا صاحب پھر اس وقت تم تنہا رہ جاؤ گے، تمہارا مولوی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، لہذا ہم پھر آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پیسے کی تقسیم کے عمل میں شریک ہو جائیں۔ پھر مجھے فون کیا کہ پیسہ آ گیا ہے اور غالباً پہلا قسط 300 ارب ڈالر کا تھا اور اس کے بعد دوسری قسط غالباً 200 ارب ڈالر کی تھی۔ اسٹرلنگ پاؤنڈز میں پیسہ آیا اور پھر فون کیا کہ پیسہ آ گیا ہے۔ ہم پھر ایک بار آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس عمل میں شریک ہو جائیں۔ میں نے سیاسی پارٹیوں سے کہا کہ بھائی وقت ہے، اگر ہم ان کے علاوہ حکومت بنا سکتے ہیں تو حکومت بنائے، ایجنڈے کو شکست دینی ہے۔ لیکن مجھے سیاسی رہبروں نے کہا کہ نہیں، ذرا ان کے غبارے سے ہوا نکلنے دیں۔ تو جب یہ اسلام آباد کے دھرنے انہوں نے شروع کیے تو میں نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا کہ اب آپ بتاؤ کہ ہوا نکل رہی ہے غبارے سے یا بھری جا رہی ہے؟ کیوں آپ لوگ اس طرح سوچتے ہیں؟ ایک ایجنڈا ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بین الاقوامی دباؤ ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بین الاقوامی دباؤ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ جن لوگوں کی آج حکومت ہے، میرے خیالات اور نظریات ان کے بارے میں کبھی بھی ڈھکے چھپے نہیں رہے۔ افسوس یہ ہے کہ جب ہم قوم کو حقائق سے آگاہ کرتے ہیں
ऐसी ताकतों के नजरियात, उनके एजेंडे और उसके पीछे कारफरमा कुव्वतों की बात करते हैं तो हमारे माहौल में उसको एक सियासी बयान करार दे दिया जाता है। हर चीज को अपने गंदे नाजायज मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सियासी जमातों को तोड़ना, सियासी जमातों के अंदर बगावतें खड़ी करना ताकि वो अपनी मुश्किलात में रहें और रियासत की मुश्किलात की तरफ न तवज्जो कर सकें। इस तरह मुल्क नहीं चला करते। मुल्क यकजहती के साथ चला करते हैं। एक तरफ कहते हैं यकजहती होनी चाहिए, दूसरी तरफ 8वीं तरमीम को छेड़ रहे हैं, एनएफसी अवार्ड को छेड़ रहे हैं, हमारे सूबों के हुकूक जो हैं उनको छेड़ रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज इमरान खान की हुक्मरान जमात पीटीआई के खिलाफ हिस्बे इख्तिलाफ की तमाम जमातें इलेक्शन कमीशन से फौरन फंडिंग की सुनवाई करने की मांग कर रही हैं। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के लीडर एस शहजाद बाबर और अपोजिशन की 9 जमातों की मुत्तहिदा रहबर कमेटी के मुतालबात पर पीटीआई के खिलाफ फौरन फंडिंग केस की सुनवाई के लिए खुसूसी कमेटी तक तश्कील दी, लेकिन इमरान खान की हुकूमत हर बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स लेकर इस केस को दबाती आ रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।